चार नंबर भिजवा दीजिए ना, मैं साइन कर देता हूँ। 12 बजे तक क्लास है मेरी, ठीक है आप आज, हाँ 12 बजे तक क्लास है मेरी, तो अभी ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग, चल रहा है। चलिए, कोई प्रॉब्लम है कल की? हाँ, चेयर्स बड़ी इधर उधर होते रहती चेयर्स। अरे स्नेहा, हो गई एग्ज़ाम? चलो चलिए, अच्छी गई एग्ज़ाम। चलो, कौन सा सेमेस्टर था? लास्ट है। चलो बधाई हो, फिर ग्रेजुएशन हो गया आपका। मिठाई उठाई खिला देना। हाँ बोलो, पूछ रहे थे कुछ? क्या चीज़? मिठाई की? रिजल्ट आने तो फिर खिलाएगी। मानसून पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो मानसून में 2-3 चीज़ें हो गई थी, याद आ रहा है कुछ? क्या क्या हुआ था हमारा? थर्मल इफेक्ट, तापी प्रभाव हो गया था। दूसरा आपका आईटीसी जेट शिफ्टिंग के कारण से मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो हो गया था आपका जो है। तीसरा आपका जेट स्ट्रीम का प्रभाव हो गया था। कल हमने जो है तिब्बत के पठार का गर्म होना, हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेटो, और हेडली साइकिल देख लिया था आपके जो है कि नहीं? तिब्बत के पठार, तिब्बतन प्लेटो और हेडली साइकिल हमने देख लिया था। फिर हमने सदर्न ऑस्किलेशन, दक्षिणी दोलन और एल नीनो ला नीनो का इम्पैक्ट देख लिया था। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताएं। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताएं। हाँ बता दो, जुड़ा होगा तो बता दूंगा। चलो लास्ट में पूछ लेना, ठीक है लास्ट में पूछ लेना, नोट करके रख लो, जाने से पहले याद दिला देना। आज हम लोग देखते हैं इंडियन ओशन डाइपोल थ्योरी, आईओडी कहते हैं हम लोग, आईओडी। और एक वर्ड और साथ में लिख लो, इक्विनो। इक्विनो, एक वर्ड साथ में और लिख लो, इक्विनो। आईओडी का फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन डाइपोल, हिंद महासागर द्विध्रुवी सिद्धांत कहते हैं, द्विध्रुवी सिद्धांत। आया समझ में? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये क्यू से हो गया आपका इक्वेटर, आई से फिर से हो गया आपका, आईएन से हो गया इंडियन ओशन, INO से हो गया आपका इंडियन ओशियन, फिर से हो गया यहाँ पर। और इसका मतलब होता है ऑस्किलेशन, ऑस्किलेशन दोलन, दोलन। हिंदी में हो जाएगा विषुवतीय या भूमध्य रेखीय, है ना? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक ही जानते हैं आप लोग। विषुवतीय, हिंद महासागर दोलन, विषुवती हिंद महासागर दोलन। तो ये पहले तो नाम ही याद कर लेना, है ना? उसके बाद वो क्या है आगे पढ़ेंगे। अभी क्या कंछा, सामने बैठ लिया करो, पीछे छुप छुप के देख रहे हो। तुम्हारे सामने तुमसे चौड़ी और लंबी बैठ गई है। तो दिख नहीं रहे, चेयर आगे पीछे कर लो, दिख जाएगा, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले इंडियन ओशन देखते हैं। पहले इंडियन ओशन डाइपोल थ्योरी क्या है, उसी से रिलेटेड आपका इक्विनो है। तो इंडियन ओशन का संबंध है आपका, नाम से क्लियर है, इंडियन ओशन से। तो मैप बना लो, कहाँ से? इंडियन ओशन वाला पूरा मैप बना लो। कहाँ से बनाओगे? अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्वी भाग से बनाओगे। आपके जो है
अफ्रीका के पूर्वी भाग से बना लीजिए। ये इंडिया हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, इंडिया। तो ये मैप बना लीजिए आप। उसके बाद हाँ भेज दो ना उसको, साइन करने देता हूँ। कहाँ पर करना है? देख लूँ क्या लिखा है, साइन किया है तो हैं? चलिए पढ़ लेना चाहिए ना साइन करने के पहले। तो ये हो गया आपका इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन, आईओडी का संबंध है इंडियन ओशन के टेम्परेचर से, समुद्री सतह के तापमान से। इस सिद्धांत का संबंध किससे आपका जो है, हिंद महासागर के समुद्री सतह के तापमान से है। किससे आपका जो है, समुद्री सतह के तापमान से, टेम्परेचर ऑफ सी सरफेस, राइट, उससे रिलेटेड है आपका। तो हिंद महासागर द्विध्रुवी, और इसमें भी दोलन करके वर्ड यूज कर देते हैं, दोलन सिद्धांत, डाइपोल ऑस्किलेशन यहाँ पर भी जुड़ जाता है, ऑस्किलेशन थ्योरी करके, द्विध्रुवी दोलन सिद्धांत, द्विध्रुवी दोलन सिद्धांत। तो दोलन ऑस्किलेशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है ऑस्किलेशन का मतलब, नसरीन? दोलन का मतलब कहीं तो नाम सुना होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, दोलन ऑस्किलेशन क्या होता है, ठीक है। आपका इधर जाएगा, झूला है ना भाई, तो झूला क्या है, कैसे भूल जाते, छोटी बेसिक चीज़ें तुम लोग। झूला किस तरीके चलता है, वो वाला जो झूला है वही तो दोलन है ना, बचपन में पढ़ाया गया होगा, समझाया गया होगा कि एक बार इधर हाईएस्ट जाएगा, फिर बीच में न्यूट्रल में आएगा, फिर इधर हाईएस्ट जाता है। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती है उसको क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। या फिर ऊपर नीचे भी हो रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, इधर ऊपर उठा इधर नीचे, इधर ऊपर उठा इधर, तो वो वाला झूला भी होता है। तो वो भी क्या हो गया आपका, ऑस्किलेशन हो गया, दोलन हो गया। एक मैक्सिमम है तो दूसरा मिनिमम है, एक मैक्सिमम चला गया दूसरा इधर मिनिमम हो गया, है कि नहीं, इसी को दोलन कहते हैं। तो यहाँ पे दोलन वर्ड क्यों यूज किया गया है, तो ये देखा गया है कि हिंद महासागर का जो पूर्वी भाग का तापमान है ना, यहाँ पर एक आइलैंड है सुमात्रा आइलैंड, सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा आइलैंड। तो यहाँ का जब टेम्परेचर इधर का है ना, सामान्य स्थिति में दोनों तरफ का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, हिंद महासागर के दोनों तरफ का टेम्परेचर लगभग क्या होगा, बराबर रहता है, राइट, या लगभग समान है मान के चलते। लेकिन देखा गया है कि कुछ सालों के अंतराल में, हालांकि यहाँ पे कौन सी जलधारा बहती है, ठंडी जलधारा, इधर आपका कौन सा है, ठंडी जलधारा है, इधर आपका गर्म जलधारा है ना, ओशनिक करंट की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के साइड में है। तो यहाँ पे देखा गया है कि जब इधर का तापमान ज़्यादा होता है तो इधर का तापमान उसके कंपैरिजन क्या होता है, कम हो जाता है, राइट। आ रही बात समझ में। ये हिंद महासागर का पूर्वी भाग हो गया, हिंद महासागर इंडियन ओशन, इसका पूर्वी भाग ईस्टर्न पार्ट, और इसका पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग का टेम्परेचर यदि ज़्यादा है तो इधर का कंपेरेटिवली क्या रहेगा, कम रहता है। जब इधर का बढ़ जाता है तो इधर का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कभी कभी दोनों का लगभग इक्वल भी होता है, तीन स्थितियां बनती है। तो इसी को दोलन कहा गया, इधर का बढ़ गया तो इधर घट गया, इधर बढ़ गया तो, इसलिए इसको ऑस्किलेशन कहा गया, है ना। ऑस्किलेशन क्यों कहा गया, समझ में आया। द्विध्रुवी, बाइपोल क्यों कहा गया, डाइपोल क्यों कहा गया, क्योंकि दो ध्रुव हो गए, इधर वाला रीजन, अरे अफ्रीका के तट वाला, अफ्रीका के पास वाला क्षेत्र, ये वाला रीजन हो गया, इधर वाला और इधर, ये दो ध्रुव हो गए, एक ध्रुव इधर एक ध्रुव इधर, इसलिए इसको क्या कहा गया, डाइपोल कहा गया, है ना। शब्दों को समझ जाओगे तो आगे याद रखने में। तो हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर जानते ही आप लोग, द्विध्रुवी बाइपोल, डाइपोल क्या हो गया, दो ध्रुव का मतलब यहाँ पर हो गया। हिंद महासागर का पूर्वी भाग सुमात्रा तट के पास में, और पश्चिमी भाग आपका अफ्रीका तट के पास में,
नियर द अफ्रीकन कोस्ट। आया रस श्रेया समझ में? तो इसलिए इसको बाईपोल हो गया, डाईपोल हो गया। और दोलन का मतलब इधर का टेम्परेचर ज़्यादा तो इधर का कम, इधर का ज़्यादा तो इधर का कम, इसलिए उसको ऑस्किलेशन भी कहा गया। क्लियर है? तो ये बताया गया। तो इसे ही कहते हम लोग हिंद महासागर का द्विध्रुवी दोलन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इंडियन ओशियन डाइपोल ऑस्किलेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडियन ओशियन डाइपोल ऑस्किलेशन। IODO कर लो। आया समझ में? अब इसका मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है वो देखना है आपको। उसका मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हमको समझना है। चलूँ आगे? तो यह स्थिति जब होगी, पहली वाली स्थिति इधर का तापमान ज़्यादा है, तो इधर तापमान ज़्यादा है तो मानसून कैसे हवाएं चलती है? मानसून भारत के ऊपर लो प्रेशर बनता है ना। मानसून की स्थिति में क्या होता है आपका जो है, भारत के ऊपर लो प्रेशर होता है और हवाएं जो व्यापारिक हवाएं हैं वही हवाएं जो है भारत की ओर क्या चलती है? मानसून के रूप में खींचती है, चलती, बताया था मैंने, है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए इधर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो इधर कंपेरेटिवली क्या बनेगा? थोड़ा सा लो प्रेशर ज़्यादा बनेगा इधर ना। लो मतलब हवाएं इधर से इधर चल रही, मतलब क्या होना चाहिए? इधर धकेले, और इधर आपका क्या बन गया? हाई प्रेशर, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है तो यहाँ पे इसके कंपेयर है ना, पूर्वी भाग की तुलना में यहाँ का तापमान ज़्यादा है तो लो प्रेशर मतलब कम दबाव की स्थिति, निम्न दबाव ना करके क्या लिखेंगे हम लोग? कम दबाव। यहाँ पे क्या बनेगा? लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। और यहाँ पर क्या रहेगा? थोड़ा सा अधिक दबाव रहेगा। उच्च दाब निम्न दाब नहीं लिख रहे हम लोग, उच्च दबाव, हाई प्रेशर, लो प्रेशर नहीं वर्ड यूज कर रहे। क्या लिख रहे हैं? कंपेरेटिवली लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इधर कंपेरेटिवली मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि टेम्परेचर से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? होना क्या चाहिए कि मानसूनी हवा इधर जा रही है, तो इधर जाने के लिए ज़रूरी है कि ये हवाएं इधर से चल रही है और इधर ही लो प्रेशर बन गया तो हवाएं थोड़ा सा क्या हो जाएगी? इधर से इधर चलना कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि इधर हाई प्रेशर है। तो ये हाई प्रेशर क्या करेगा? इधर लो प्रेशर है तो हवाओं को थोड़ा सा इधर की ओर दबाएगा, इधर की ओर खींचेगा। आई ना बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में मानसून क्या हो जाएगा आपका? थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो इसका जो रिजल्ट है, ये वाले का रिजल्ट क्या, परिणाम क्या है? इस स्थिति में, पहली वाली स्थिति में मानसून क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। मतलब मानसून थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, मतलब वर्षा कम होगी। आपका जो है वीकन्स मानसून, मानसून कमज़ोर का मतलब मानसून को वीक कर देगा, कमज़ोर कर देगा। तो इस फेज को हम लोग, पहले वाले इस फेज को हम लोग कहते हैं नकारात्मक फेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव फेज। IOD का नकारात्मक फेज कहा जाता है, IOD का नेगेटिव फेज कहा जाएगा। मतलब मानसून को कमज़ोर कर रहे, इसीलिए। आ रही बस समझ में नहीं आ रही है ना? आपको एक मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ कि इंडियन ओशियन डाइपोल ऑस्किलेशन का मतलब है जब इधर का तापमान ज़्यादा है तो इधर आपका क्या बनेगा? कंपेरेटिवली लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब है कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, कम दबाव रहेगा। इधर का दबाव कम हो गया, कम दबाव हो गया, लेस प्रेशर हो गया। लो प्रेशर नहीं, लेस प्रेशर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा दबाव क्या हो जाएगा? दबाव अधिक हो जाएगा। दबाव क्या हो गया आपका जो है इधर की ओर अधिक दबाव हो जाएगा, मोर प्रेशर हो जाएगा। तो इस कारण से हवाएं इधर चलेंगे, तो हवाएं इधर चलेंगे तो मानसूनी हवाएं जो भारत की ओर चलती है वो क्या हो जाएंगी? जोड़ पा ना, ये हवाएं इधर चलेंगे या इधर जो चलना चाहिए, यहाँ पे हाई प्रेशर है मान लेते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर है तो इधर हवाएं चलेंगे, तो ये मानसून को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, पुश करेंगे। लेकिन जब इधर दबाव थोड़ा सा कम हो गया तो इधर धकेलने वाला जो प्रभाव है वह क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा और मानसून क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। तो यह स्थिति क्या कहलाती है? इंडियन ओशियन डाइपोल की नेगेटिव फेज कहलाता है। ऐसा समझ में? इसका उल्टा आप सोचो, इधर का तापमान बढ़ गया, इधर का कम हो गया, तो अब स्थिति उल्टी हो जाएगी। इधर आपका क्या बनेगा? थोड़ा सा अधिक दबाव हो जाएगा, मोर प्रेशर हो जाएगा। इधर आपका कम दबाव हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हवाएं किधर चलेंगी? इधर की ओर चलेंगे हवाएं, और इधर चलेंगे तो मानसून को भी क्या करेंगी? धकेलेंगे, पुश करेंगे। तो ये स्थिति मानसून को क्या करती है? थोड़ा सा और मजबूत कर देती है, मानसून को अधिक सक्रिय कर देती है।
तो ये मानसून के लिए अच्छी स्थिति होती है, प्लस होता है, मानसून के लिए नेगेटिव होता है, इसलिए इसको सकारात्मक फेज कहते हैं। इस वाली स्थिति को, दूसरे वाली स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग? सकारात्मक फेज कहते हैं, पॉजिटिव फेज कहते हैं। इसका नोट्स भी दे दूंगा मैं, एक दिन का टाइम दे दो। पढ़ाने बैठो तो क्या लैपटॉप में बैठना नहीं होता है, एक थोड़ा टेंशन पाल लिया तुम लोग का करंट अफेयर पढ़ाने का, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। करंट अफेयर पढ़ाने के लिए कल 1.5 घंटे की क्लास के लिए मुझे 2 घंटे बैठ करके स्लाइड्स और पढ़ना पड़ा, तब जाके 1.5 घंटे की क्लास हुई। तो 3.5 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत किया ना तुम लोग के लिए मैंने, तुम लोग के लिए तो किया है भाई, ठीक है। अल्टीमेटली फाइनली अपने लिए किया जब रिजल्ट आ जाएगा तो, लेकिन अभी तो तुम लोग के लिए किया। जब रिजल्ट आ जाएगा तो अल्टीमेटली वो फिर भले फायदा करेगा। तो ये हो गया आपका ये वाली स्थिति। तो इस कारण से कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना भाई, कॉन्सेप्ट भी समझना है, रटना तो नहीं है। अब इधर अधिक दबाव था तो इधर से इधर हवाएं चलेंगी, तो ये मानसून को कमज़ोर कर देती है, हवाएं इधर चलेगी पूर्वी भाग की ओर, मतलब उधर प्रेशर। अब तीसरी स्थिति है न्यूट्रल स्थिति कहते हैं, तटस्थ। जब दोनों बराबर है, इधर का टेम्परेचर और इधर का टेम्परेचर दोनों इक्वल है, तो यह तटस्थ स्थिति कहलाती है। दोनों मानसून क्या रहेगा? सामान्य रहेगा। मानसून क्या रहेगा इस स्थिति में? मानसून सामान्य रहेगा, नॉर्मल रहेगा, जैसे हर साल आता है वैसे ही रहेगा। आया समझ में? तो इसको हम लोग तीसरी स्थिति को क्या कहते हैं? जब दोनों तरफ बराबर होता है उसको क्या कहते हैं? है ना, इक्वल का साइन है ये, इक्वल का साइन है। जब दोनों तरफ बराबर होता है, इक्वल होता है, समान होता है टेम्परेचर, है ना, इक्वल क्या होता है? टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो ये तटस्थ स्थिति कहलाती, न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल। तो इस तरीके से हिंद महासागर के जल के सतह के तापमान में ये 3 स्थितियां बनते रहती है कुछ सालों के अंतराल में। आ रही बात समझ में? और ये जो खोज हुई है 1999 में हुई है, मतलब नया अध्ययन है ये। 1999 ज्योग्राफी में 50-100 साल बहुत कम होते हैं। 1999 में ये अध्ययन करके बताया था। कोई जापान के थे, नाम अजीब सा है उसका, इंडियन ओशन डाइपोल ऑस्किलेशन थ्योरी। आया समझ में? लिख लोगे। हिंद महासागर द्विध्रुवीय सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्या है? 3 स्थितियां बता देना है, सकारात्मक नकारात्मक क्यों कहते हैं बता देना है, और न्यूट्रल स्थिति में सामान्य मानसून होता है। आया समझ में? अब यहाँ पे कुछ तुम लोग से क्वेश्चन है, प्रीलिम्स वगैरह में मिला के दे देगा। अब मान लेते हैं कि मानसून पर किसी साल एल नीनो का प्रभाव है, एल नीनो प्लस आपका आईओडी का पॉजिटिव फेस है, तो ऐसी स्थिति में मानसून की स्थिति क्या होगी? है ना, एल नीनो का प्रभाव कम हो जाएगा। है ना, एल नीनो क्या करता है? सूखा लाता है, कल बताया था, वो भी मानसून को कमजोर करता है। लेकिन एल नीनो आ भी गया, लेकिन ये वाला पॉजिटिव फेस यदि उस समय बना हुआ है इंडियन ओशन में, तो एल नीनो का जितना ज़्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए उतना पड़ेगा नहीं, कम पड़ेगा। आगे बस समझ में? इसका उल्टा हो गया तो फिर करेला तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो जाएगा, समझे ना भाई? करेला तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब एल नीनो ऐसी सूखा लाता है, और आईओडी का नेगेटिव फेस भी उससे मिल गया तो और ज़्यादा सूखा पड़ेगा। तो उस साल तीव्र सूखा पड़ता है, अधिकांश भागों में बारिश कम होती है और इंडिया में बहुत ज़्यादा। ये सब क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस पे आते हैं, प्रीलिम्स में भी आएंगे, है ना, मेंस में तो लिख दोगे तो ठीक, नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। आया समझ में? तो ये हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन जाएंगे कि एल नीनो आया है और आईओडी का पॉजिटिव फेस है, तो मानसून क्या होगा, मानसून की स्थिति क्या होगी? तो कमज़ोर तो होगी, लेकिन उतना कमज़ोर नहीं होगी, क्योंकि आईओडी का पॉजिटिव फेस वहाँ पे चल रहा है। आया समझ में? तो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। तो ये हो गया आपका आईओडी सिद्धांत, इंडियन ओशन डाइपोल थ्योरी, डायग्राम, और ये मैंने एक इस तरीके से बताने की कोशिश की है। समझ में आ गया अच्छे से? लिख लोगे ना? चलिए, लिख लोगे नहीं लिख लोगे पता चल जाएगा, तैयारी कर, पढ़ते रहो।
कल इसी मानसून का ही कल टेस्ट लूँगा। अभी तक जितना, आज तक जितना हो जाएगा उसका टेस्ट होगा कल, ठीक है। हाँ, मेंस का लिखने वाला। हाँ, मेंस का तो पता चलेगा ना कितना समझे और कितना लिखे, कितना लिख पा रहे हो, तभी तो मुझे पता चलेगा। अभी तो मुंडी ला रहे हो, ठीक है, कल पता चलेगा। तो आज जितना भी पढ़ाया है, और गायब मत हो जाना तुम लोग। किसका एग्ज़ाम है? पहले इसको नहीं एग्ज़ाम बोलती। हाँ, कोई बात नहीं, घर से लिख के भेज देना, ठीक है। और किसकी एग्ज़ाम आ गई? तुम्हारी भी एग्ज़ाम है, तो सब जो एग्ज़ाम है जिसकी, वो घर से लिख के भेजेंगे, है ना, बिना देखे अपने के साथ। तुम्हारी भी एग्ज़ाम आ गई क्या? हाँ, ये तो एग्ज़ाम दे के आइए, फिर एग्ज़ाम घास आ जाएगी। तो टेस्ट के नाम से गायब मत हो जाना कल, ठीक है। तो कल गायब रहोगे टेस्ट के नाम से, तो अगले 7 दिन गायब ही गायब कर दूंगा फिर, ठीक है। छुट्टी छुट्टी भी तुम लोग की। चलिए, तो ये हो गया इंडियन ओशियन डायपोल थ्योरी, समुद्री सतह के तापमान से। इसी से जुड़ा हुआ है इक्विनो, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इक्विनो से क्या मतलब है, फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया है। ये सब कॉमन बुक्स में नहीं मिलेंगे, वो भी चाहे माजिद हुसैन पढ़ो, चाहे भी किसी ने भी, पता नहीं अपडेट ही नहीं करते इन लोग। इक्विनो, माजिद हुसैन सर तो है ही नहीं, अब तो बेचारे चले गए इस दुनिया से। माजिद हुसैन आया समझ में? हाँ, नहीं, वो भी चले गए। हाँ, इन्हीं की बहुत सारी बुक्स है, अब नए किसी के फेमस नहीं हुए हैं। तो इक्विनो जो है, जैसे इंडियन ओशियन डायपोल थ्योरी है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसका संबंध जो है इंडियन ओशियन के समुद्री सतह के तापमान से है। इसका संबंध किससे? आपका जो है सरफेस टेम्परेचर ऑफ इंडियन ओशियन से है। आया समझ में? लिख लो भाई, ये सब जो भी लिखता हूँ लिख लिया करो तुरंत। इसका संबंध भी इंडियन ओशियन से ही है। ये विषुवत रेखा, ये एक घटना ये भी देखी गई है, ये भी इसी के साथ साथ देखी गई कि विषुवत रेखा के निकट के हिंद महासागर, विषुवत रेखा वाले हिंद महासागर, विषुवत रेखीय हिंद महासागर कर दो, विषुवत रेखीय हिंद महासागर, इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन के ऊपर के वायुमंडलीय स्थिति से, वायुमंडलीय ऊपर के एटमॉस्फेरिक आपका जो है वायुमंडलीय स्थिति से, इसमें क्या होता है? बादलों का निर्माण होता है। वायुमंडलीय स्थिति में बादलों का निर्माण होता है, और बादलों का निर्माण नहीं भी होता है। तो विषुवत रेखीय हिंद महासागर के ऊपर के वायुमंडलीय स्थिति से, इंग्लिश में लिख लीजिएगा एटमॉस्फेरिक, हाँ ठीक है ना, कोई बात। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ब्रैकेट में फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स ओवर द इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन, ओवर द इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन, उससे है। आया समझ में? तो इसी से जुड़ा हुआ है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था इंडियन ओशियन डाइपोल ऑस्किलेशन थ्योरी में, इंडियन ओशियन डाइपोल ऑस्किलेशन थ्योरी में क्या देखा था कि यदि पूर्वी भाग का तापमान ज़्यादा है, सरफेस का टेम्परेचर ये, तो इसके ऊपर बादल ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो हवाएं यहाँ पे ज़्यादा उठेंगी ना भाई, तो बादल इसके ऊपर क्या होंगे? अधिक होंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत के ऊपर वर्षा कम होगी, इधर ज़्यादा होगी। किधर? आपका सुमात्रा तट के पास वर्षा ज़्यादा होगी, जहाँ ज़्यादा बादल बनेंगे वही ज़्यादा बारिश होगी। सुमात्रा तट की ओर वर्षा अधिक होगी, भारत में वर्षा क्या हो जाएगी? वर्षा अधिक, भारत के ऊपर वर्षा कम होगी, भारत में वर्षा कम। वही नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो नेगेटिव फेस कहा ही था हमने जो है। तो इक्विनो का जब संबंध आएगा तो ऊपर बादलों के निर्माण से संबंधित है, और इसका उल्टा पश्चिमी भाग में तापमान कम है तो कंपैरेटिवली यहाँ पे बादल कम बनेंगे, है ना, अधिक दबाव है यहाँ पे, बादल कम होंगे आपके जो है।
तो इस कारण से भारत के ऊपर वर्षा क्या होगी आपकी, रेनफॉल ओवर द इंडिया क्या होगी, लेस होगी, कम होगी, लेस रेनफॉल ओवर द इंडिया एंड मोर रेनफॉल टूवर्ड्स, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, मोर रेनफॉल टूवर्ड्स ईस्टर्न सुमात्रा कोस्ट, सुमात्रा तट की ओर वर्षा क्या होगी, ज़्यादा होगी। आया समझ में? स्नेहा लिख लिया। इसका उल्टा, इधर का तापमान ज़्यादा, इधर का कम, तो अब इसके ऊपर बादल अधिक बनेंगे, यहाँ पे बादल अधिक बनेंगे, तो ये मानसून के लिए भारत में ज़्यादा मानसून वर्षा करेंगे, इधर बादल कम बनेंगे, इसका उल्टा कर लीजिएगा। तो ये इक्विनो स्थिति इक्विनो कहलाती है। तो इक्विनो, इसको भी फिर से भाई पॉजिटिव फेस और नेगेटिव फेस कहेंगे। तो उसी से जुड़ा हुआ है, जैसे ये बताया था ना मैंने आप लोग को, तो इसी से जुड़ा हुआ है कि पहला जो नेगेटिव फेस है तो उसका मतलब क्या हुआ कि पूर्वी भाग में बादल कम बन रहे, पूर्वी भाग में बादल ज़्यादा बन रहे, पश्चिमी भाग में, तो ये नेगेटिव फेस वाली स्थिति में हो गया, ये पॉजिटिव फेस वाली स्थिति हो गई। तो उसी से जुड़ा हुआ, जोड़ पा रहे हो दोनों को, है कि नहीं, वही हो रहा है। तो इधर आपका ये वाला नेगेटिव फेस हो गया, और जब ये वाली स्थिति आएगी तो ये वाली स्थिति क्या हो गई आपकी, फिर से पॉजिटिव फेस हो गई आपकी जो है। तो चीज़ें वही है, बस यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है समझना है, वो बस इंपॉर्टेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आया, ये समुद्री सतह के तापमान को बता रहा है आईओडी, और ये इक्विनो क्या बता रहा है, ऊपर वायुमंडल में बादलों के निर्माण की स्थिति को बता रहा है कि बादल ज़्यादा बन रहे हैं या कम बन रहे हैं। बस इतना डिफरेंस है, संबंध दोनों का उसी से है। और डेफिनेटली कॉमन सेंस भी है कि जब तापमान ज़्यादा होगा उसके ऊपर बादल ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि गर्म होगी तभी हमारे ऊपर उठेंगी, संघनन होगा और बादल बनेंगे। जहाँ पे तापमान कम है बादल ऊपर उठेंगे, हवा ऊपर उठेगी नहीं तो बादल कम बनेंगे आपके जो। तो कंपेरेटिवली टेम्परेचर से ही इसका भी संबंध है, बस उसको बादलों के कंटेक्स्ट में एक अलग नाम दे दिया गया है। तो कभी आप लोग के एग्ज़ाम में आ जाए और यदि नहीं बताया रहूँगा तो फिर सोचोगे कहाँ से क्या आ गया भाई, सोचोगे क्योंकि नहीं पता होगा। लेकिन अब समझ में आ गया होगा कि आईओडी क्या है और इक्विनो क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी समझ में आ गया होगा। दोनों आपस में जुड़े हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन किसी प्रकार का? मज़ा आ रहा है पढ़ने में हैं, मानसून को समझने में? चलिए आज मैं नोट्स पीडीएफ भेज दूंगा, उसको भी पढ़ लेना, तो उसके बाद टेस्ट देना, ठीक है? या फिर चलूँ आगे? तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा कौन सा है, MJO। ये कॉन्सेप्ट आपका दोनों का नाम के हिसाब से 1979 में दिया गया था, अमेरिका के थे दोनों के दोनों। इसका नाम है मेडेन जूलियन ऑस्किलेशन, मेडेन जूलियन ऑस्किलेशन, मेडेन जूलियन दोलन सिद्धांत या दोलन कहते हैं। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, घूम घूम करके मस्त उन्होंने पूरा स्टडी किया है। रियल में लोग शादी, हस्बैंड वाइफ नहीं थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, पूरा ज्योग्राफी की खोज कर डाली। शादी करने के बाद नहीं कर पाते, ठीक है? उसके बाद वो घर में ही अपना लड़ाई झगड़ा करते रहते, टांग खींचते रहते एक दूसरे की, और ग्रोथ रुक जाता। तो क्योंकि शादी के बाद क्या होता है, हम एक दूसरे को ग्रांटेड ले लेते, बांध लेते हैं। तो ग्रांटेड जब ले लेंगे तो फिर जैसे मम्मी लोग के साथ तुम लोग ऐसे ही लड़ लेते होंगे बिना बात के, बिना इसके। मम्मी को डांट भी देते होंगे क्योंकि मालूम है कि मम्मी ग्रांटेड है, कहीं जाएगी नहीं छोड़ करके। होता है कि नहीं होता है? पापा से तो नहीं लड़ पाते होंगे, पापा ठीक है, लड़कियां लड़ लेती है। वैसे मैं देखा है कि जितने भी गर्ल्स और पापा के बीच में अलग अटैचमेंट होता है, तो लड़कियां पापा से ज़्यादा लड़ लेती, मम्मी से। लड़के तो ठीक है, दोनों से लड़ लेते हैं ठीक। तो लड़ने का मतलब है कि थोड़ा सा आप जो एक दूसरे से डिबेट कर सकते हैं। हम पापा से हिम्मत तब नहीं करते थे, अभी भी मैं ही कर लेता हूँ, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो अभी भी जो है उनकी उम्र 80 के आसपास हो रही है, तो भी वो अपनी मर्ज़ी से ही करेंगे, जो करना है तो करेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए।
चलिए, तो एमजीओ क्या होता है देखते हैं। तो ये भी, इसका भी संबंध इंडियन ओशियन से ही है, बस थोड़ा सा उसको दूसरे तरीके से बताया है। फिर से वही इंडिया ओशियन वाला मैप बना लो। तो इसमें आएंगे तो सबसे पहला 1-2 पॉइंट्स इसमें याद रखना है। एमजीओ जो है ये समुद्री वायुमंडलीय परिसंचरण ओशनिक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन परिघटना को कहा जाता है। तो पहले स्टार्टिंग यही से करेंगे, फिनोमिना। आपका समुद्री वायुमंडलीय परिसंचरण परिघटना, ओशनिक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन फिनोमिना। क्या होता है उसमें आएंगे। इसका संबंध समुद्र के सतह से भी और ऊपर वायुमंडल से भी, दोनों को जोड़ करके चलता है। तो एक डायग्राम पहले बनाता हूँ। ये कहीं पे हवाएं ऊपर उठ रही है मान लो, तो ये कहीं जा कर के नीचे बैठेंगे भी, इधर भी बैठेंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर बैठेंगी, इधर की ओर आएंगे। तो जहाँ पे हवाएं उठेंगी वहाँ पे क्या होगा, आपका आर्द्र जलवायु होगी, आर्द्र मौसम होगा, मॉइस्ट वेट क्लाइमेट होगा, वेट वेदर कंडीशन होगी। क्योंकि हवाएं ऊपर उठ रही है तो वहाँ पे बादल बनेंगे, बादल बन करके क्या होगा, वर्षा होगी। लेकिन जहाँ पे बैठ रही है वहाँ पर क्या होगा, शुष्क मौसम हो गया, मौसम साफ होगा, ड्राई वेदर कंडीशंस होगी, आपकी ड्राई वेदर कंडीशंस होगी। यहाँ पर भी शुष्क होगा। तो इस तरीके से ये कन्वेक्शन साइकिल हो गया आपका, जो है संवहनी चक्र हो गया, हवाओं का संवहनी प्रवाह, हवाओं का संवहनी चक्र हो गया, कन्वेक्शनल क्या हो गया आपका, साइकिल हो गया। ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हवाओं का संवहनी प्रवाह। तो ये देखा गया है कि अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर के इस तरीके से हवाओं का जो संवहनी प्रवाह है, अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर प्रशांत महासागर के बीचों बीच तक एक चक्र चलता है। यहाँ से लेके प्रशांत महासागर के बीच तक 30 से 60 दिनों में हवाओं का ये चक्र आगे की ओर बढ़ता है, स्थिर नहीं होता। ये इस तरीके से ईस्ट की ओर, ईस्टवर्ड मूव करते रहता है। पूर्व की ओर क्या होता है आपका, जो है पूर्व की ओर गति करता है, पूर्व की ओर मुड़ते रहता है, चलते रहता है। तो यह स्थिति कहाँ पे मिलती है, इंडियन ओशियंस में इक्वेटोरियल रीजन्स के पास में मिलती है। अभी इनको यहाँ उठा करके यहाँ पे रख दो, समझ में आ रहा है। ये जो बनाया डायग्राम उसको उठा के कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। और ये यहाँ से उत्पन्न होता है, आगे जाएगा, और ये पूरे मानसून को नहीं, पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को भी इफेक्ट करता है। आगे जाएगा, यहाँ तक जाते जाते समाप्त हो जाएगा, फिर नया बनेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा, फिर नया बनेगा। और इससे 30 से 60 दिनों में एक चक्र चलते रहता है। 30 से 60 दिनों के बीच में यहाँ से स्टार्ट होगा आपका जो है। तो इस तरह के साप्ताहिक, मासिक सभी मौसम को क्या करता है, प्रभावित करता है। समझाता हूँ और आपको। तो एक तो पहला पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट याद रखना है, ये साप्ताहिक मौसम, मासिक मौसम इसको प्रभावित करते रहता है, पर प्रभाव डालता है। इम्पैक्ट ऑन
इम्पैक्ट ऑन वीकली मंथली वेदर कंडीशंस, इसका जो प्रभाव होता है वह साप्ताहिक मासिक मौसम पर पड़ते रहता है। कैसे पड़ता है उसको देखेंगे। तो मैंने कहा कि ये चक्र अब यहाँ पे बना, तो जब इस समनी चक्र की स्थिति यहाँ पर भारत के ऊपर रहेगी तो यहाँ पर मानसून के लिए ये जब आर्द्र मौसम भारत के ऊपर होगा, ये वाली स्थिति भारत के ऊपर होगी, तो भारत के ऊपर मानसून को क्या करेगा, यह मानसूनी वर्षा पर्याप्त होगी। वर्षा यहाँ पे वर्षा के लिए क्या होगा आपका जो है अनुकूल होगा, मतलब जितनी वर्षा आनी है जैसे आनी उतनी आते रहेगी। आई ना बात समझ में। इस संवनी हवाओं के चक्र तो समुद्री वायुमंडलीय परिसंचरण है, और समुद्री वायुमंडलीय परिसंचरण है, डायग्राम बना देना और उसी में बता देना कि ये क्या है आपका जो है संवनी हवाओं का चक्र है। संवनी हवाओं का चक्र है जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होते रहता है, गति करते रहता है। पश्चिम से पूर्व की ओर निरंतर गति करते रहता है। पश्चिम से पूर्व की ओर निरंतर गति करते रहता है। आया समझ में। इंग्लिश में लिख लीजिएगा कन्वेक्शनल फ्लो ऑफ कन्वेक्शनल ब्लो ऑफ विंड्स, कन्वेक्शनल ब्लो ऑफ विंड्स मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, मूविंग ईस्टवर्ड्स इन बिटवीन इंडियन ओशियन टू पैसिफिक ओशियन। किसके किसके बीच में, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में। लिख लिया हिंदी मीडियम वालों ने। क्या लिखोगे, संवनी हवाओं का चक्र है जो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते रहता है। किसके किसके बीच में, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में। और ये चक्र कितने दिन में चलता है, 30 से 60 दिनों में एक 30 से 60 दिनों में क्या होता है, एक चक्र पूरा होता है। एक आपका जो है पीरियोडिक टाइम अवधि पूरी होती है। इसकी अवधि जो होती है 30 से 60 दिनों में, मतलब 30 से 60 दिनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक आएगा, खत्म होगा, फिर बनेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर खत्म होगा, फिर आएगा, फिर यहाँ बनेगा। तो ये देखा गया अध्ययन के द्वारा। आया समझ में। तो इसे ही इन दोनों ने अध्ययन करके बताया, तो इसी के नाम पर इनका क्या हो गया, मेडेन-जुलियन ऑस्किलेशन हो गया। समझ गए भाई। तो नाम करना है तो कुछ ऐसा करके जाओ कि फिर मरने के बाद भी लोग पढ़ते रहे तुम लोग को। रतन टाटा वटा अंबानी को उतना याद नहीं रखेंगे, लेकिन कुछ नया इस टाइप से कर। अरस्तु कभी भी मरेगा नहीं, जब तक पृथ्वी है तब तक अरस्तु जिंदा रहेगा, सुकरात जिंदा रहेगा, महावीर बुद्ध जिंदा रहेंगे, जैन जिंदा रहेंगे, अंबेडकर जिंदा रहेंगे। जब तक ये पृथ्वी है तब तक, है कि नहीं। हाँ, हिटलर भी जिंदा रहते हैं, लेकिन उसको फिर दूसरे तरीके से याद रखते हैं, गाली देते हुए। ठीक है ना, उसको गाली देते हुए याद। नाथूराम गोडसे को भी याद रखते हैं जब, लेकिन वो याद नाम कब आएगा, जब महात्मा गांधी का नाम आएगा तब नाथूराम गोडसे का नाम आएगा। जब वर्ल्ड वार सेकंड का नाम आएगा तब हिटलर का नाम जरूर आएगा। समझ गए ना अभी। डोनाल्ड ट्रंप को भी याद रखेंगे, पगला था करके। ठीक है, वो तो एपिस्टिन फाइल दबा के रख दिए इन लोग। एपिस्टिन फाइल पूरा ओपन कर देंगे ना, तो जितने भी ये बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, बहुत सारे लोग की पोल खुल जाएगी। तो ये एक बहुत डरावना पक्ष है अमीर लोगों का और अरबपति लोगों का। समझ गए ना कि पूंजीवाद ने, पता नहीं वो, अभी तो मैंने डिटेल पढ़ा नहीं उस फाइल को, लेकिन सोच करके ही डर लगता है कि ऐसा कैसे आदमी कर सकता है। एपिस्टिन फाइल के बारे में जब सोच, मैं तो पूरा डिटेल पढ़ा भी नहीं है अभी। एनीवे, तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, है ना। इसी का एक डायग्राम भी है ना, उसमें भी होगा वैसे तो गूगल में। तो ये होता कैसे है, अब ये आपका यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट कर लो, इसको लेकर के इस डायग्राम को यहाँ बना देना है। जहाँ से हमारे ऊपर उठती है ये इधर जाएगा, ये इधर की ओर आएगा। तो ये इस तरीके से इधर की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये वाला भाग भारत के ऊपर है, ये वाला भाग है भारत के ऊपर, ये वाला। तब तो यहाँ का मौसम, भारत का मौसम क्या होगा, आर्द्र हो जाएगा, मतलब पर्याप्त वर्षा होगी। लेकिन जब ये आगे जाएगा और ये हवाओं के नीचे बैठने वाला ये वाला भाग भारत के ऊपर आ जाएगा, तो है ना, क्योंकि ये पूरे इंडियन ओशियंस के ऊपर चल रहा है, इससे
इधर की ओर जा रहा है, प्रशांत महासागर तक जाता है। तो ये वाला भाग भारत के ऊपर पड़ेगा तो वर्षा क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, ड्राई शुष्क मौसम आ जाएगा। तो कुछ समय के लिए मानसूनी वर्षा रुक जाती है, कम हो जाती है। ये देखा ना, मानसूनी वर्षा भी निरंतर नहीं होती है, कुछ दिन बारिश होगी फिर रुक जाती, कभी कभी तो बहुत दिनों तक रुकी रहती है। तो ये सब कारण है जिसके कारण से वो ये सब होता है ना। मानसून भी 4 महीने में रेगुलर बारिश थोड़ी होती है, बीच बीच में ये सब आते रहते हैं, तो कभी ज़्यादा बारिश भी हो जाती है। तो आर्द्रता वाला मानसून वर्षा जून का समय, उसी समय आर्द्र हवाएं भी अंदर जा रही है, उसी समय इस मेडन जूलियन ऑस्किलेशन का ये वाला भाग भारत के ऊपर आ गया तो बारिश और बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन जब आना चाहिए ज़्यादा बारिश, उस समय ये वाला भाग आ गया भारत के ऊपर तो बारिश ज़्यादा आना चाहिए था लेकिन कम हो जाएगी। तो इस कारण से मानसून में क्या देखा जाता है, वेरिएशंस देखा जाता है। आ रही ना बस समझ में, ये सब कारण जिम्मेदार होते हैं। तो मेडन जूलियन ऑस्किलेशन क्या समझ में आ गया, कैसे प्रभावित करता है समझ में आ गया। और उसी का एक डायग्राम गूगल में भी निकल जाएगा वैसे तो। मानसून है क्या कहीं पे फाइल, इसमें कहीं होगी मानसून 4-5 वगैरह में, देखते हैं। तो ये मानसून मैंने, ये तो पढ़ेंगे अभी और डेट वेट आएगा, अभी तो बहुत सारा पढ़ना बाकी है। मेडन जूलियन ऑस्किलेशन वाला नहीं आया इसमें, इसके पहले वाले में होगा। क्या हो गया, ये जेट स्ट्रीम का था। भारत कैसे जेट स्ट्रीम, आईटीसी जेट है, कैसे ऊपर जाता है। गर्मी के दिनों में जून जुलाई में इस तरीके से भारत के ऊपर रहता है, और ठंडी में कहाँ पर आ जाता है, पूरे दक्षिणी हिंद महासागर पर आ जाता है, बताया था। तो हवाएं इधर की ओर खींचती है ना। ये आपका ये जेट स्ट्रीम, पोलर और सब ट्रॉपिकल, 2 अलग अलग जेट स्ट्रीम्स है। क्लियर हुआ, सब बता चुका हूँ। ये होगा मेरे ख्याल से कन्वर्जेंस, ये वाला है साउथ वेस्ट मानसून। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे हवाएं कई जगह पे ऊपर उठते रहती है, तो यहाँ पर ये वाला भाग आएगा भारत के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा आपका, वर्षा ज़्यादा होगी। और ये वाला भाग आएगा तो वर्षा, यहाँ पे हवाएं नीचे बैठ रही है तो वहाँ पे वर्षा क्या होगी आपकी, कम होगी, राइट। ये एल नीनो वाला है, यहाँ पे गर्म तापमान, यहाँ पे ठंडा, नॉर्मल कंडीशन है। इसका उल्टा हो जाएगा तो फिर एल नीनो की स्थिति आती है, एल नीनो वाला हो गया। इधर गर्म है, ये ड्राई नॉर्मल कंडीशन हो गया, इसका उल्टा हो गया तो ये कौन सा हो गया आपका, एल नीनो वाला। इधर गर्म हो गया, इधर ठंडा हो गया, है ना, बात समझ में। सब डायग्राम्स भी है। ये है आपका मेडन जूलियन ऑस्किलेशन वाली स्थिति कि यहाँ पे देखिए, ये इक्विनो भी इसे समझ सकते हो, ये इक्विनो वाला इक्वेटर है ये वाली, तो इक्वेटर के पास ये बादल ज़्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ पे भारत के लिए ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में अभी है, ये कहाँ पर अभी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में है, और इधर से इधर की ओर हवाओं का प्रभाव हो रहा है। तो इस कंटेक्स में ये तो वाला हो गया, एल नीनो के संदर्भ में ही है दक्षिणी दोलन, ठीक है, वॉकर सर्कुलेशन, ये दक्षिणी दोलन वाला ही प्रभाव है आपका। हाँ, एक पॉइंट याद रखिएगा, एल नीनो का जब प्रभाव होता है दक्षिणी दोलन पर तो उसको एनसो कहते हैं। एनसो वर्ड लिख लीजिएगा, ये आपका प्रीलिम्स वगैरह में काम आएगा, मेंस में भी दे सकता है। एनसो क्या है, तो क्या हो गया, एल नीनो प्लस सदर्न ऑस्किलेशन। तो सदर्न ऑस्किलेशन को जब एल नीनो का प्रभाव पड़ता है, कमज़ोर करता है, तो उस स्थिति को एनसो कहते हैं, 1 वर्ड में। तो एल नीनो वाले पीछे जाके लिख लेना। आ रहा है ना भाई समझ में, है ना। ये वॉकर सर्कुलेशन या दक्षिणी दोलन बताया था मैंने,
कि यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती, यहाँ पे बैठती है, ये नॉर्मल कंडीशन हो गया, ये न्यूट्रल एनसो हो गया, न्यूट्रल वाली कंडीशन हो गया। जब एल नीनो आता है तो यहाँ का तापमान बढ़ जाता है, तो इधर ज़्यादा बारिश होगी, इधर कम हो जाती है, भारत की ओर हवाएं इधर सबसाइड कर रही है, तो इस कारण से इधर बारिश क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इस तरीके से क्या होता है, मानसून कमज़ोर होता है। लिख लिया, एनसो वर्ड याद रखिएगा। ये एमजीओ कैन बी डिफाइंड एज ईस्टवर्ड मूविंग, ये तो मैंने परिभाषा बता दिया आप लोगों को 3-4 पॉइंट। आजा भाई, एनसो ये आपका मेडन जूलियन ऑस्किलेशन। तो ये मेडन जूलियन ऑस्किलेशन देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका है, भारत के ऊपर बादल छाए हुए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, समझ में आ रहा है ये आपका। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से क्या होता है, सर्कुलेशन होते रहता है, इंडियन ओशन से लेके पैसिफिक ओशन के बीच में चलते रहता है, और ये इधर की ओर आगे भी बढ़ते रहता है। तो जब ये वाला भाग जहाँ पे हवाएं ऊपर उठ रही है, वो वाला भाग भारत के ऊपर आएगा, तो अपवर्ड मोशन वाला भाग आएगा, तो वहाँ पे भारत में क्या होगा, मौसम आर्द्र होगा, हवाएं तूफान चलेंगी आपकी। क्लियर? जब ये आगे चला गया तो अब इधर से नीचे बैठने वाला ये वाला भाग आ जाएगा, है ना, या फिर इसके पहले ये वाला भाग रहा होगा भारत के ऊपर, तो उसमें मौसम क्या हो जाएगा, सनी एंड ड्राई, शुष्क, और आपका क्या होगा, अच्छा खासा धूप निकलेगी, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये मेडन जूलियन ऑस्किलेशन इफेक्ट करता है। ये 3-4 कंडीशन वीक 1 में यहाँ पर दिख रहा है, आगे बढ़ के वीक 2 में यहाँ तक आ गया आपका, वीक 2-3 में यहाँ तक आ गया। तो इसी दौरान ये वाला भाग भारत से भी गुजरा होगा, है ना, ये आपका अभी यहाँ पर है, अभी इधर जा रहा था, ये भारत वाला भाग आ गया, तो यहाँ ये वाला भाग जब आएगा तो बारिश ज़्यादा होगी, ये वाला भाग जो बैठने वाला भाग आएगा तो बारिश कम हो जाएगी, फिर से इधर पीछे बैठने वाला भाग आ गया, बारिश कम हो जाएगी। और इस तरीके से ये यहाँ से शुरू होता है अफ्रीका के पूर्वी तट से, और ये प्रशांत महासागर में बीच में जाके क्या होता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लगभग प्रशांत महासागर के बीचों बीच में जाके क्या हो जाता है, आपका ख़त्म होता है, फिर से नया बनता है यहाँ पर, फिर आगे चलता है, फिर ख़त्म होता है, फिर नया बनता है, फिर चलता है इधर की ओर। तो ये निरंतर सालों भर 30 से 60 दिनों में इसका टाइम पीरियड देखा गया है, और पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है भारत के साथ साथ। तो ये हो गया आपका मेडन जूलियन ऑस्किलेशन के बारे में। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मेडन जूलियन ऑस्किलेशन भी हो गया। अब क्या बच गया भाई, कुछ और बचा क्या? इक्विनो हो गया, मेडन जूलियन ऑस्किलेशन हो गया, और कुछ बचा क्या? तो मानसून की उत्पत्ति के लिए इतने कारक, इतने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल्स हैं कि किस तरीके से मानसून उत्पन्न होता है। उसके लिए 3 मेन कारण हो गए उत्पत्ति के लिए, बाकी सभी कारक जो है मानसून को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं। तो ये मानसून की उत्पत्ति, मानसून है क्या, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्या हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका नोट्स भी दे दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग और सारी चीज़ों में आएंगे कि मानसून का मैकेनिज़्म, मानसून की उत्पत्ति तो हो गई, अब दूसरा ये है कि इसकी क्रियाविधि क्या है। तो क्रियाविधि पढ़ने से पहले मानसून की विशेषताएं पढ़ लेते हैं, टाइम है हमारे पास। कैरेक्टरिस्टिक्स, मानसून की विशेषताएं, उसके बाद फिर आगे चीज़ें और पढ़ेंगे तो समझ में और आ जाएगा कि मानसून की क्या क्या विशेषताएं हैं, भारतीय मानसून, खास करके इंडियन मानसून की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून। तो पहली बात तो भारतीय मानसून अनिश्चित और अनियमित होता है, अनसर्टेन एंड इरेगुलर होता है, अनसर्टेन एंड इरेगुलर। समझ गए इसका मतलब? अनसर्टेन का मतलब कब आएगा कब जाएगा, है ना, वैसे तो फिक्स है, लेकिन ऐसे समय पे नहीं आता है, समय पे नहीं जाता है, कभी जल्दी आता है, कभी देरी से आता है। तो पहली विशेषता ये हो गई, मानसून अनिश्चित और अनियमित होता है। समझिए इसका मतलब है कभी जल्दी आ गया, कभी लेट आ गया, कभी समय पे आ गया, ये चलते रहता है। इरेगुलर हो गया, तुम लोग के टाइप का, कभी आते हो कभी नहीं आते हो क्लास। हाँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होते हैं, अचानक से आ जाएंगे और फिर अचानक से गायब हो जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी अनसर्टेन लोग होंगे तुमको नहीं बोलूँ, तुम्हारी एग्जाम में पता चल गया था,
है कि नहीं? कौन मुंडी झुका के रखा हुआ है? चलिए, तो ये हो गया आपका जो है। फिर मानसूनी वर्षा निरंतर ना होकर के रुक रुक करके होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं मानसूनी विभंगता या मानसूनी अंतराल बोलते हैं। मानसून गैप कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहा जाता है? मानसून गैप। तो मानसून गैप का मतलब क्या हो गया कि निरंतर वर्षा ना होकर के बीच बीच में कुछ समय के लिए वर्षा क्या होती है? रुक जाती है। आ रही बात समझ में? देयर इज नो कंटिन्यूअस रेनफॉल, देयर इज अ इंटरवल्स इन बिटवीन रेनफॉल्स। क्लियर है? तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? मानसून गैप कहते हैं, मानसून विभंगता कहते हैं। आया समझ में? तो एक विशेषता ये हो गई। फिर है आपका जो है मानसून की जो अवधि है वह सभी जगह सभी स्थानों के लिए सामान्य होती है। मानसून की अवधि में परिवर्तन या मानसून की अवधि में अंतर पाया जाता है, डिफरेंस। अभी देखेंगे कि भारत में मानसून इंटर करता है 20 मई को अंडमान निकोबार में, 20 मई को, और मुख्य भूमि में इंटर करता है 1 जून को केरला तट पर। सबसे पहले कहाँ पर? आपका केरल तट पे 1 जून को। अंडमान निकोबार में हालांकि उससे पहले आ जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप पे टकरा जाता है 20 मई को, और सबसे लास्ट में पहुंचता है 15 जुलाई को। कहाँ पे पहुंचता है ये? पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में सबसे लास्ट में पहुंचता है, राइट। और जब वापस आने की बारी आती है तो सबसे पहले लौटना स्टार्ट करता है यहीं से, 1 सितंबर से लौटना स्टार्ट कर देता है। 1 सितंबर से वापस रिट्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, रिटर्न होना स्टार्ट हो जाता है, और दिसंबर तक आते आते 15 दिसंबर के बाद पूरा का पूरा भारत से बाहर हो जाता है। 15 दिसंबर के बाद आपका पूरा का पूरा क्या होता है? बाहर हो जाता है। समझ गए इसका मतलब क्या हुआ? कि सबसे ज़्यादा मानसून की अवधि कहाँ पर हो गई? है ना? ऐसे देखेंगे तो मुख्य भूमि में केरल है या अंडमान निकोबार ऑप्शन है, तो वो भी आंसर हो सकता है। आई ना बात समझ में? तो मानसून की सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड कहाँ पर हो गया? अंडमान और केरल में। और सबसे कम कहाँ पर हो गया? तो राजस्थान में, जो सबसे लास्ट में पहुंचा और सबसे पहले वहाँ से वापस आया। तो इस तरीके से मानसून की अवधि में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। तो ये लिख लेंगे यहाँ पे, केरल एंड अंडमान निकोबार में सबसे अधिक सर्वाधिक होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है, और पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम होती है। आया समझ में? तो मानसून की अवधि में अंतर मिलता है। तो डेट देखेंगे अभी, और थोड़ा सा डेट में भी कुछ याद रखनी पड़ेगी, अलग से पढ़ाऊँगा उसको। फिर मानसूनी वर्षा सभी जगह समान नहीं होती है, मानसूनी वर्षा का असमान वितरण होता है। वर्षा का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो अनइक्वल में क्या होता है? मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पर होती है इंडिया में? ना, मौसिन राम देखा था हमने, कहाँ पर है आपका? मेघालय। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मौसिन राम मेघालय में, खासी पहाड़ी के साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट ऑफ खासी रेंज, खासी माउंटेन रेंज, खासी पर्वत के दक्षिण पूर्वी भाग में है। खासी पर एटलस में जाके जरूर देखना, खासी पर्वत के दक्षिण पूर्वी भाग में। नहीं देखोगे तुम लोग की गलती है ना। मैं तो यहाँ पे बना के बता दूंगा। ये हो गया, यहाँ पर है आपका मेघालय। कहाँ पर है? ये वाला मेघालय है, ये वाला पोर्शन क्या है आपका? मेघालय। यहाँ पे 3 पर्वत है, गारो खासी है ना, गारो खासी जयंतिया। अब यूपीएससी ने पूछा था मौसिन राम, लेकिन क्या पूछा था? स्टेटमेंट दिया था कि मौसिन राम जो है किसी पहाड़ी का नाम दिया था, इनमें से एक दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है।
अब सिर्फ तुम रट के गए हो कि मौसम राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और यूपीएससी ने स्टेटमेंट दिया कि ये गारो पर्वत के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, और लोकेशन नहीं देखे होंगे तो जानते हो बेटा एनाफिस। तो यूपीएससी कभी भी वो इजी चीज़ को भी थोड़ा सा टफ तो नहीं, मतलब आगे सोच करके क्वेश्चन बना के पूछता है। हम लोग उस समय एग्ज़ाम, मेरे ख्याल से मैं तो नहीं, अभी मेरे बाद ही पूछा होगा कि मैंने क्वेश्चन, अब सब लोग रट के जाते हैं मौसम राम सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उससे पहले चेरापूंजी था, है ना, कितनी होती है, तो 1141 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होती है। यहाँ पे जो है कितनी होती है आपकी, जो है 1141 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होती है, ये भी रट लेते हैं। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि ये इस पहाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित है, सोचते बैठे रहो, नहीं देखा मैप में तो कि गारो में, कि खासी में, कि जयंतिया में। तो फाइनली उस समय दुख होगा कि यार एक बार देख लेते एटलस में तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा कुछ भी आता है एटलस खोल करके देखने की आदत रखो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत ना करो। एटलस जाके देखना है, मैंने जो बताया उसको भी देखना है। आए समझ में? तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है मौसम राम में, सबसे कम होती है जैसलमेर वगैरह में, सबसे कम होती है लेस देन 25 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, 15 सेंटीमीटर के आसपास, जैसलमेर राजस्थान। तो इस तरीके से कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे बारिश कम होती है। तो यहाँ तक कोई समस्या है तो बताएं। नहीं है? चलिए, तो ये वर्षा का समान वितरण भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ विशेषताओं में। वर्षा की मात्रा में भी परिवर्तन होते रहता है, इसे हम लोग वर्षा की परिवर्तिता कहते हैं। ये अलग से पढ़ाऊंगा मैं, वर्षा की परिवर्तिता क्या होती है। परिवर्तिता, वर्षा में परिवर्तिता पाई जाती है। वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल, वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल, वर्षा की परिवर्तिता या वर्षा में परिवर्तिता पाई जाती है। मतलब ये, जैसे मान लेते हैं कि बिलासपुर में एवरेज रेनफॉल है, बिलासपुर के एवरेज रेनफॉल सपोज दैट मान लेते हैं आपका 100 सेंटीमीटर है, तो हर साल 100 होगी जरूरी थोड़ी है, कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम भी होती है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्षा की परिवर्तिता, मतलब औसत से विचलन। इसका मतलब वन लाइन में क्या होगा, औसत से विचलन पाया जाता है, या माध्य से विचलन, मीडियम माध्य से विचलन, डेविएशन फ्रॉम एवरेज, डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन, माध्य से विचलन। माध्य मतलब बीच वाले, माध्य बोलते हैं ना, मतलब एवरेज ही हो गया वो, इसको स्टैटिस्टिक्स में क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, माध्य कहते हैं। आया समझ में? तो परिवर्तिता भी पाई जाती है। फिर जब मानसून उत्पत्ति होती है तो अचानक से मानसून प्रवेश करते हैं, इसको मानसून प्रस्फोट की स्थिति कहते हैं। जब मानसून इंटर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानसून प्रस्फोट, मानसून बस्टिंग कहते हैं, मानसून बस्ट कहते हैं। तो मानसून प्रस्फोट का मतलब मानसून का जो प्रवेश होता है तो तीव्र मूसलाधार जो वर्षा होती है, तड़ी झंझा के साथ, बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ, थंडर स्टॉर्म्स। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, मानसून बस्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? मानसून बस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो मानसून का प्रवेश होता है केरला तट पे होता है, सबसे पहले बताया मैंने, अंडमान निकोबार को हटा भी दो तो बचपन में से सुना होगा ना कि मानसून केरल पहुंच गया, मानसून केरल पहुंच गया है। इतना तो हर मानसून आने से पहले हर बार कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर, मैगजीन या घर वाले बोलते ही होंगे कि मानसून केरल पहुंच गया, मानसून केरल पहुंच गया, खुश होने लगते हैं, क्योंकि केरल पहुंच गया तो आगे भी धीरे से पहुंच ही जाएगा। समझ गया ना भाई? तो जब केरल और तट पे टकराता है तो बहुत तीव्र बारिश होती है,
आंधी तूफान, बादलों की गरज, बिजली की चमक के साथ, उसे हम लोग कहते हैं थंडर स्टॉर्म्स कहते हैं। बताया था ना थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं। तो एक विशेषता ये हो गई, मानसून प्रस्फोट की स्थिति मिलती है। ठीक है, तो ये इतने सब पॉइंट्स है जो मानसून की विशेषताओं को बताते हैं। आया समझ में? तो ये मानसून की विशेषताएं हो गई। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। फिर कुछ मानसून का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्रियाविधि, क्रियाविधि आएगा तो क्या लिखना है वो पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद शीतकालीन वर्षा भारत में कहाँ कहाँ पर होती है, क्यों होती है, पढ़ेंगे। ठीक है, मानसून की परिवर्तिता क्या होता है, उसका क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो पढ़ेंगे। 2-3 क्लास और लगेगी, 2 या 3 क्लास। फिर मानसून का पूर्वानुमान भी करना है, प्रेडिक्शन भी करना है, कैसे करते पूर्वानुमान। तो इस तरीके से आपका जो है मानसून से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं कवर हो जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा समझ गए होंगे, याद कर लिए होंगे तो गलत नहीं होगा, वहाँ से आंसर निकाल लोगे। तो आए हुए क्वेश्चंस भी देख लेना, मानसून से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, आए हुए हैं वो देख लेना, तब जाके काम होगा। क्लियर है?